नमस्कार मित्रों, सीसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम दिव्या उपन्यास के उपन्यासकार यशपाल की पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, साहित्यिक योगदान के साथ साथ समय समय पर मिलने वाले उनको पुरस्कारों और सम्मानों के बारे में भी बात करेंगे और इसके साथ ही हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोजपुर, जहां के प्रसिद्ध अनाथाश्रय में उनकी माता श्रीमती प्रेम देवी अध्यापिका के रूप में कार्यरत थीं, वहां हुआ था। इनके पिता हीरालाल कांगड़ा के पंचनद पहाड़ी क्षेत्र के पहाड़ी खत्री थे और वहीं पर स्थायी रूप से रहते थे। यशपाल जब नेशनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। कालांतर में प्रेम देवी कांगड़ा को छोड़कर स्थायी रूप से पंजाब में आकर रहने लगी। पति की मृत्यु के उपरांत जीवन में आने वाले कष्टों को सहते हुए उन्होंने अपने दोनों पुत्रों यशपाल और धर्मपाल का लालन पालन किया। अपने इस जीवन के विषय में यशपाल ने एक स्थान पर लिखा है, हम दोनों को सफल और आदर्श बनाने के लिए मां कांगड़ा का पहाड़ी इलाका छोड़कर पंजाब की लू से तपने वाले मैदानों में आर्य कन्या पाठशाला में नौकरी करके निर्वाह कर रही थी। इसी नौकरी से मां को कुछ उद्देश्य या परमार्थ के कर्तव्य की पूर्ति का भी संतोष होता था। यशपाल की मां उन्हें आर्य धर्म का प्रचारक बनाना चाहती थी। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने यशपाल को गुरुकुल कांगड़ी के कठोर अनुशासन में शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। गुरुकुल कांगड़ी में व्यक्त किए गए अपने जीवन के विषय में उन्होंने लिखा है, सख्त सर्दी में सूर्योदय से पहले ठंडे पानी में नहाना, भोजन के बाद अपना लोटा थाली स्वयं मांझना, इसके अलावा किसी दुकान या स्त्री का मुख न देखना, ये था उनका जीवन। किंतु उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि इस तरह के कठोर अनुशासन का वहां पर पढ़ने वाले सभी छात्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। अपने इस जीवन को उन्होंने बाद में प्रायश्चित कहानी में लिपिबद्ध किया था। यशपाल ने लाहौर के डीएवी स्कूल से हिंदी माध्यम में शिक्षा ग्रहण की। लाहौर के साइन बोर्डों पर उर्दू भाषा लिखी होती थी, वहां से उन्होंने उर्दू की शिक्षा ग्रहण की। सन 1919 में उन्होंने फिरोजपुर के सरकारी मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की शिक्षा प्राप्त की। 1921 में मनोहर लाल मेमोरियल हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद यशपाल क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। 1925 में नेशनल कॉलेज से बीए करने के बाद इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। यशपाल जी ने विभिन्न विधाओं के माध्यम से अपने पाठकों को समय समय पर लाभ पहुंचाया। इन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, यात्रा वृत्तांत लिखे, आत्मकथा लिखी। उपन्यासों पर यदि हम दृष्टिपात करें तो दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पाची कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 2 भाग, देश का भविष्य, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, मेरी क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बाट को लिया जा सकता है। कहानी संग्रह में इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ, ओ भैरवी, सच बोलने की फूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, लैम्पशेड। इन कहानी संग्रहों में जिन कहानियों को उन्होंने स्थान दिया है उन्हें हम विभिन्न वर्गों में विभक्त करके देख सकते हैं। अपने आप में सीमित परिवेश को समेटे हुए इनकी कहानियों में आदमी का बच्चा, कर्मफल, अभिशप्त और सन्यासी जैसी कहानियों को लिया जा सकता है। यशपाल ने कुछ रागात्मक कहानियों का भी सृजन किया, जिसमें तीसरी चिंता, औरत, दर्पण, पराई, छलिया, नारी, निर्वासित,
भैरवी इत्यादि कहानियों को उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं। यशपाल जी ने तत्युगीन समाज में फैले धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकांडों, विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों, मान्यताओं इत्यादि पर भी करारा प्रहार किया है। उनकी इस विषय को लेकर लिखी गई रचनाओं में कुल मर्यादा, मनु की लगाम, उत्तमी की मां, 84 लाख योनि और परलोक इत्यादि कहानियों को लिया जा सकता है। यशपाल ने कुछ आतंकवाद से प्रभावित कहानियों का भी सृजन किया। अंग्रेज का खून, गुरु, कल, आदमी, जनसेवक, साग, इस टोपी को सलाम और कम्युनिस्ट पार्टी इत्यादि कहानियां इसी प्रकार की हैं। साहित्य और कला से भी संबंधित वर्ण विषयों को उठाकर इन्होंने कहानियां लिखी हैं। इस तरह की कहानियों में भस्मावृत चिंगारी, नीरस रसिक, कला का शीर्षक जैसी कहानियों को लिया जा सकता है। कहानी और उपन्यासों के अतिरिक्त यशपाल ने निबंधों का भी सृजन किया। न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद, गांधीवाद की शब्द परीक्षा, चक्का क्लब, बात बात की बात, रामराज्य की कथा, देखा, सोचा, समझा, बीबी जी कहती है मेरा चेहरा रबीला है, जग का मुजरा आदि निबंधों को हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। इन्होंने एकांकी भी लिखी, जिनमें नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड बाय दर्दे दिल को लिया जा सकता है। यशपाल जी ने विश्व साहित्य से चुनी हुई रचनाओं का अनुवाद भी किया और इस प्रकार से उन्होंने महत्वपूर्ण साहित्य से अपने पाठकों को परिचित कराया। पक्का कदम बनर्जी केरवासरेव ने डिसाइसिव स्टेप नामक उपन्यास लिखा था। ये उसका हिंदी अनुवाद है। इसमें रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि पर तुर्कमानिस्तान के मुक्ति संघर्ष की कथा को अंकित किया गया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चीन के लेखक शाओ ची लिन की कृति का यह अनुवाद है, जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के स्वरूप और उसके कार्यों को लिपिबद्ध किया गया है। जनानी ड्यूरी अंग्रेजी रचनाकार पर्ल बक के उपन्यास पेवेलियन ऑफ वुमेन का हिंदी अनुवाद है। फसल गलिन निकोल के उपन्यास हार्वेस्ट का अनुवाद है। छल्ली में अमृत कमला मार्कंडे के उपन्यास नेक्टर इन सीव का ये बहुचर्चित लोकप्रिय अनुवाद है। जुलेखा उर्दू लेखक असकद मुख्तार के उपन्यास जुलेखा का अनुवाद है। इस प्रकार से इन्होंने अनुवाद के माध्यम से अपने पाठकों को विश्व साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कृतियों से परिचित कराया। यशपाल ने विप्लव, रक्ताब, नया पथ, उत्कर्ष नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी समय समय पर किया है। विप्लव प्रवेशांक में समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत कर किस प्रकार से समाज में क्रांति लाई जा सकती है, इस विषय को लेकर पत्रिका ने अपने लेख लिखे थे। रक्ताब में यशपाल इस पत्रिका के संपादक मंडल में थे। ये पत्रिका इस उद्देश्य से लोगों के सम्मुख आई जहां पर ये लोगों में क्रांति की चेतना को जागृत कर रही थी। नया पथ ये वामपंथीय पत्रिका थी। इसमें प्रगतिशील विचारों को अभिव्यक्ति मिलती थी। उत्कर्ष ये पत्रिका विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका थी, जिसमें 1960 के बाद की हिंदी कहानियों पर समय समय पर विशेषांक निकला करते थे। यशपाल पत्रों के माध्यम से अपने मित्रों, निकट संबंधियों और अपनी पत्नी से निरंतर जुड़े रहते थे। इनके पत्रों का संपादन इनके प्रिय मित्र मधुरेश ने अपनी पुस्तक यशपाल के पत्र में किया है। आत्मकथा वो विधा है जिसके माध्यम से लेखक अपने आत्म को, अपने जीवन के स्वर्णिम पलों को, अपने जीवन के श्वेत और श्याम पक्ष को अपने पाठकों के साथ
साझा करता है। यशपाल ने भी 3 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी, सिंहावलोकन। इनकी मृत्यु के कारण इस आत्मकथा का चौथा भाग अपूर्ण रह गया। सिंहावलोकन प्रथम भाग में यशपाल के कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करना, क्रांतिकारियों से उनके संपर्क, नेशनल कॉलेज में क्रांतिकारियों के साथ अपने संबंधों को उन्होंने खुलकर पाठकों को बताया है। सिंहावलोकन भाग 2 में लेखक ने किस प्रकार से बम बनाने की योजना बनी, बम की फैक्ट्री, वायसराय की गाड़ी को किस प्रकार से उड़ाने का निर्णय लिया गया, उसके लिए क्या योजनाएं बनाई गई, क्या गतिविधियां की गई, भगवती भाई की शहादत और स्वयं को दिए गए प्राणदंड के निर्णय का उल्लेख किया है। सिंहावलोकन भाग 3 में दल की रक्षा के लिए आजादी के प्रयत्न को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत को, संगठन को पुनः बनाने के प्रयत्न, जेल में पुलिस से यशपाल के संबंध और जेल में ही प्रेम विवाह तथा रिहाई के समय आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख मिलता है। यशपाल ने बहुत सारी यात्राएं की और इन यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा साहित्य में सहेज कर रख दिया। लोहे की दीवार के दोनों ओर। इस रचना में वियना में विश्व शांति कांग्रेस का आयोजन हुआ था, जिसमें यशपाल ने भी सक्रिय रूप से भागीदारी की थी। उन्होंने स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जॉर्जिया और इंग्लैंड की अपनी यात्राओं के अनुभवों को इस रचना में व्यक्त किया है। राह बीती। इस रचना में चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में लेखक कांग्रेस का आयोजन हुआ था। यशपाल ने भारत की ओर से इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया, इटली, जर्मनी में की गई अपनी यात्राओं को इसमें लिपिबद्ध किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी एक रचना में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर अपनी विदेशी अंतिम यात्रा का उल्लेख किया है। इस पुस्तक में उन्होंने मॉरिशस जैसे बहुजातीय और बहुभाषीय देश की समस्याओं पर और किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इस पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। अपनी साहित्यिक योगदानों के लिए समय समय पर यशपाल को विभिन्न पुरस्कारों से, विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया। देव पुरस्कार, कहानी संग्रह चित्र का शीर्षक के लिए इन्हें प्रदान किया गया, जिसमें उन्हें उपराज्यपाल विंध्य प्रदेश के द्वारा 2100 रुपए की धनराशि दी गई। साहित्यिका परिषद पेप्सू पटियाला सम्मान पत्र, ये कलाकृतियों की उत्कृष्ट सेवा के लिए इन्हें दिया गया। अभिनंदन ग्रंथ सम्मान पत्र, हिंदी की उत्कृष्ट सेवा हेतु इन्हें प्रदान किया गया। यशपाल अभिनंदन समिति दिल्ली सम्मान पत्र, दिल्ली साहित्यकारों की ओर से षष्ठी पूर्ति के अवसर पर मिलने वाला सम्मान था। साहित्य संसद पंजाब सम्मान पत्र, साहित्य संसद पंजाब की ओर से पटियाला में यह सम्मान यशपाल को पूरे सम्मान के साथ दिया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद सम्मान पत्र, भगवती चरण वर्मा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के कल कमलों से कथा साहित्य की विशेष सेवा हेतु यशपाल को यह सम्मान प्राप्त हुआ। मंगला प्रसाद पुरस्कार, रचना झूठा सच के लिए इन्हें दिया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा यह सम्मान उन्हें दिया गया। साहित्य भारती उपाधि, उत्तर प्रदेश हिंदी सम्मेलन प्रयाग द्वारा यह सम्मान यशपाल जी को दिया गया। विगत हिंदी साहित्य संगम सम्मान पत्र, मानवता सेवा के लिए संगम के मंत्री श्री पीयूष गुलेरी द्वारा ये सम्मान यशपाल को दिया गया था।
सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भारत और सोवियत देश के मध्य शांति स्थापित करने के लिए दिल्ली के उपराष्ट्रपति द्वारा इन्हें ये सम्मान दिया गया था। पद्म भूषण यशपाल के व्यक्तिगत गुणों के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। तामपत्र स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत सरकार की ओर से इंदिरा गांधी जी ने उन्हें यह सम्मान दिया था। साहित्य संघ मॉरिशस के मासिक प्रकाशन पर आभा की ओर से यशपाल को सम्मान पत्र दिया गया था। डिलिट की उपाधि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा आगरा विश्वविद्यालय में साहित्य के सम्मान के लिए उन्हें डिलिट की उपाधि दी गई। तामपत्र श्याम सुंदर दास की जन्म शताब्दी के विशेष अवसर पर हिंदी भाषा साहित्य के क्षेत्र में अपनी विशेष सेवा देने के लिए काशी नारायणी प्रचारणी सभा द्वारा उन्हें यह सम्मान पूर्वक दिया गया। साहित्य वाचस्पति हिंदी साहित्य की विशेष सेवा के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा अलंकृत किया गया। इस प्रकार से यशपाल विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित होते गए और अपनी एक अमिट छाप अपने पाठकों के हृदय पर छोड़ते गए। यदि हम यशपाल के व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि व्यक्तित्व कहते किसे हैं। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी वे विशेष गुण होते हैं जिससे मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध होती है। ये गुण व्यक्ति को दूसरों से न केवल पृथक करते हैं, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए उसे प्रेरित भी करते हैं। व्यक्ति की विचारधारा, उसका व्यवहार इत्यादि उसके व्यक्तित्व की ही देन होता है। मानक हिंदी कोश के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्त होने की विचार अवस्था या भाग है। किसी व्यक्ति की निजी विशिष्ट क्षमताएं, गुण, प्रवृत्तियां आदि जो उसके उद्देश्य, कार्यों, व्यवहार में प्रकट होती हैं और जिनसे उस व्यक्ति का सामाजिक स्वरूप स्थिर होता है, व्यक्तित्व कहलाता है। विभिन्न भारतीय और पाश्चात्य विचारकों ने अपनी अपनी मति के अनुसार समय समय पर व्यक्तित्व को विभिन्न परिभाषाओं से अपने पाठकों के सामने अंकित किया है। जैसे G.W. ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोशारीरिक पद्धतियों का वह आंतरिक क्रियात्मक संगठन है जो पर्यावरण से उसके विशेष प्रकार के समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व के संबंध में राजेंद्र यादव का कथन भी अवलोकनीय है। कलाकार का व्यक्तित्व, उसका परिचय, उसका विश्वास और उसकी प्रतिबद्धता सभी कुछ उसकी कला में होती है। यशपाल के व्यक्तित्व को संपूर्णता में समझने के लिए उनके जीवन के प्रत्येक विभिन्न पक्षों को विवेचित करना, समझना अनिवार्य है। यशपाल मितभाषी थे, विनम्र थे, चित्रकार, मदिरा और सिगार के शौकीन, स्पष्टवादी प्रवृत्ति के, स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। उनकी अनेक रचनाओं के मुख्य पृष्ठों पर हम जो चित्र देखते हैं वो स्वयं उनके बनाए हुए चित्र हैं। वे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि अपने ड्राइवर प्रमोद को भी उन्होंने मरते दम तक भूल से भी कभी ड्राइवर नहीं कहा। संध्या काल मित्र मंडली के साथ कॉफी हाउस में कॉफी पीना, हंसी मजाक करना, साहित्यिक विचार विमर्श करना उन्हें विशेष प्रिय था। उनके उपन्यासों, कहानियों, पत्नी को लिखे गए उनके पत्रों के माध्यम से हम यशपाल के फूलों के प्रति प्रेम को अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, यह बात जानकर तुम्हें कितना आश्चर्य होगा कि मेरे कुछ गुलदाउदी इसी गर्मी में भी फूल रहे हैं, लेकिन ये लाल है, सफेद या बसंती देहरादून जैसे नहीं। अच्छी सुगंध का तो मुझे तुम जानती हो कितना शौक है। यशपाल घर से बाहर जाते समय हमेशा पाश्चात्य
और घर में सामान्य भारतीय वेशभूषा धारण करते थे। वो मानते हैं कि बाहर जाते हुए सूट बूट टाई शर्ट और पैंट पहनना और घर के अंदर कुर्ता पजामा पहनना दो विपरीत विरोधी बात दिखाई देती है। और इस संदर्भ में उनका कथन है, एक विरोधाभास है कि मैं साधनहीन गरीब की वकालत करता हूँ और वेशभूषा रहन सहन से आईसीएस या उच्च व्यापारी वर्ग का व्यवहार करता हूँ। मेरे इस व्यवहार की मनोवृत्ति का आधार यह है कि मैं अपने आप को साधनहीन श्रेणी का अंग समझता हूँ और जीवन की सुविधा और शौक में विशेष अवसर और अधिकार प्राप्त श्रेणी के कंधे से कंधा लगाकर अपनी दीनता का विरोध करना चाहता हूँ। यशपाल ने परंपराओं का, रूढ़ियों का और धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन किया है। अपने समूचे जीवन काल में वो अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीते थे। एक स्थान पर उनका आत्मकथन है, आर्थिक और सामाजिक दबाव से शोषित समाज में उसकी मूल चेतना और उसके जीवन के बीच एक अनुर्वर पठार बना दिया है, जहां कोई भी बीज नहीं उगता। लाभ जोतिए, बोइए, श्रम कीजिए, कोई लाभ नहीं। इसलिए जिन्हें जीवन प्रिय है, जो उसे बदलना चाहते हैं, उनका एकमात्र कर्तव्य है उस पठार को तोड़ना, रचना दृष्टि और जीवन के यथार्थ के बीच पड़े धार्मिक अंधविश्वास और परंपराओं की परत को जड़ से उखाड़ फेंकना। यशपाल का प्रारंभिक जीवन समस्याओं से, संघर्षों से, कष्टों से, अभाव से घिरा हुआ था। उन्होंने माना है कि मैं सजा समाप्त होने के 10 साल पहले ही छूट गया था। मेरे सामने किसी बात या पार्टी की समस्या नहीं थी। समस्या थी रोटी, कपड़ा और मकान की। हमारे पास से छुपाने के लिए जगह नहीं थी। जेल से छूटने के बाद मैं किसी बड़े आदमी के दरबार में नहीं गया, जैसे कि उम्मीद कुछ लोग लगाए बैठे थे। मैंने और रानी ने मिलकर नगण्य साधनों के बल पर हस्तकला को स्वीकार किया। आप नहीं जानते, हम दोनों ने मिट्टी और कागज के खिलौने बनाए, जूतों पर लगाने वाली पॉलिश बनाई, बेची। यशपाल ने अपनी धर्मपत्नी के सहयोग से अपनी संतति के लिए भौतिक जगत की सभी सुख सुविधाओं को सहेजा, अर्जित किया और विकट परिस्थितियों से जूझकर अपने वर्तमान और आगत का नव निर्माण किया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने निरंतर अपने जीवन को बनाने के लिए संघर्ष किया। मधुरेश ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, बढ़ती उम्र के बावजूद अच्छे ढंग से सिले उम्दा कपड़े, खूब साफ सुथरी बड़ी कोठी, मोटर, फ्रिज, यानी ऐशो आराम की हर चीज उनके यहाँ है। यशपाल ने इन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दिया। ये चीजें इसके लिए ना तो कभी स्टेटस सिंबल बनी और ना ही संपन्नता के फूफा प्रदर्शन का पात्र। ऐसी चीजें सुविधाजनक और उपयोगी हैं, इसलिए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यशपाल ने अपना सारा का सारा जीवन अपनी शर्तों पर जिया। चाहे उन्होंने, उनकी पत्नी ने अपने जीवन के प्रारंभ में विभिन्न कष्टों को सहा, किंतु उन कष्टों से मार्ग निकालते हुए उन्होंने अपने बच्चों के लिए उन सभी सुख सुविधाओं को अर्जित किया जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए जरूरी समझी जाती है। ऐसा नहीं है कि उनके पास सुविधा संपन्न जीवन जीने लायक साधन नहीं थे, किंतु उन्होंने इसको कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। इनके प्रति वो बहुत ज्यादा ललायत नहीं रहे, कभी भी इनके प्रति उनका कोई रुझान नहीं रहा। चीजें हैं, उनकी उपयोगिता है, उनसे लाभ है, इसलिए उनको सहेजा, उनको जोड़ा। अपने अगले वक्तव्य में हम उनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में, उनके साहित्य के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से उनकी विचारधारा उनके साहित्य में अनवरत रूप से प्रवाहित होती दिखाई देती है। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।